आईडी 704073 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन? लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस एंड t1 t2 be two linear operators on V. Let w1 is the null space of t1 and w2 is the null space of t2. Which of the following statements are फॉल्स? दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, कई बार आप क्या कर देते हैं एग्जाम में, गलतियां कर देते हैं। आप देखते ही नहीं कि आगे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और इतने बड़े से लिखते हैं इसलिए वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्लियरली देख पा रहे हैं ना? देखिए, मुझे बताना है कि कौन कौन से फॉल्स हैं, राइट? तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। इफ t1 एंड t2 आर सिमिलर देन w1 एंड w2 आर आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस। बताइए, कोई बता सकता है इसको, इस ऑप्शन को? कि अगर T1 और T2 सिमिलर होंगे तो W1 एंड उनके नल स्पेस क्या होंगे? सेम होंगे। चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर T1 एंड T2 सिमिलर हैं, इफ T1 एंड T2 आर सिमिलर देन देयर एग्जिस्ट P, राइट? ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा सच दैट P T1 P इनवर्स इक्वल टू T2। ओके, क्लियर है यहां तक सबको? अब देखिए, if suppose W1 is spanned by V1 V2 dot VK। ओके, ये क्या है? V1 V2 VK क्या है? इसके मतलब दिस, लेट से P इक्वल टू V1 V2 dot VK भी बेसिस ऑफ W1। ओके, आप जानते होंगे ना बेसिस की प्रॉपर्टीज, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे और W1 को स्पान करेंगे, राइट? अब देखिए, सो नाउ ओके, T2, अगर मैं यहां से P T1 P इनवर्स T2 को क्या लिख सकता हूं? implies this is P T1 T2 P। ओके, सो ये हो जाएगा P1 इनवर्स T2 P। ओके, मान लीजिए इसको ऐसे रखिए कि अगर V 0 है, अगर V आपका किसका है? W1 का है, राइट? तो सॉरी, मैं एक V1 ले रहा हूं यहां से। हाँ, हर कोई एलिमेंट ले रहा हूं, V1 V2। तो मैंने अगर V1 लिया, V1 W1 में है, तो हमारे पास क्या होगा? T1 T1 V1 इज इक्वल टू 0, राइट? ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि नल स्पेस का है ना। मैंने क्या बोला? W1 इससे स्पान हो रहा है। W1 में कौन से वेक्टर हैं जिनके लिए T भी इक्वल टू 0 है ना? T1 भी इक्वल टू 0 है, तो T1 V1 0 होना चाहिए। अगर T1 V1 0 है तो यहां से देखिए क्या होगा। यहाँ V1 पुट कीजिए तो हमारे पास आएगा T2 P V1। ओके, इसमें मैं V की क्या इमेज दे रहे हैं देख रहा हूँ। हाँ, ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आएगा ऐसे, P1 इनवर्स T1 V। ओके, इस तरफ का 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? T2 PV1 इक्वल टू 0, राइट? यहां तक क्लियर है सबको? बताइए, बस इसमें इतना ही है, आगे कुछ नहीं है, राइट? सो दिस इंप्लाइज PV1 PV2, ऐसे ही V2 के लिए भी, हाँ, सिमिलर। सो V 10, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10। इस प्रकार आपको PV1 PV3 डॉट PVK आर इन W। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ? कोई भी आप में से बताना चाहे तो बता सकता है। मुझे बताइए, ये जो वेक्टर्स हैं क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? एनीवन?
P is a invertible linear transformation. Okay, keep that in mind. ओके, सो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर आपके पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर ये वन वन होता है ना, यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ही है इसलिए मैं फाइनाइट डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन होता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की इमेज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स देता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये आपको पता हो केवल वन वन होने से ही, इफ एंड ओनली इफ होती है। अब ये तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल पी क्या है, देखो पी का मैंने इन्वर्स लिखा है यहाँ ना, तो इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में सेंड करेगा। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, बट पी वी वन पी वी टू डॉट 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 पी वी के आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सिंस P is invertible linear transformation, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, हाँ, बोल दे रहा हूँ केवल। सो अब यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, इसका मतलब P के अंदर कम से कम K लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, सॉरी W2 के अंदर कम से कम K लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तो हैं। और ये ध्यान रहे ये डिस्टिंक्ट भी होंगे, हाँ, अगर सेम हो जाएंगे तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसमें से कुछ मान लीजिए कि PB1 PB2 सेम हो गया तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते ना, समझ रहे हैं? ये पी इन्वर्टिबल है, वन वन ऑन टू होगा तो अलग अलग वेक्टर्स को अलग अलग में सेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ W2 कितनी हुई कम से कम, क्योंकि जिसके अंदर के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो के से ज्यादा ही होनी चाहिए ना। एंड आप ऐसे ही क्या प्रूव कर पाएंगे, के किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ W1। ओके, सिमिलरली ठीक इसी तरीके से आप क्या प्रूव कर सकते हैं, prove that dimension of W1 is greater than equal to dimension of W2, सेम तरीके से, ठीक है, ऐसे बेसिस लेके तो आप पाएंगे कि इसलिए हमारे पास क्या आया, डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1। सो अब आप क्या कहेंगे, दो वेक्टर स्पेस की अगर डायमेंशन सेम होती है तो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। ओके, सो दिस ऑप्शन इज ट्रू, राइट, हमें फेल्स ढूंढना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है अगला, अगला क्या बोलता है कि if W1 W2 are isomorphic vector spaces then T1 and T2 have the same minimal polynomial। ओके, तो इसका काउंटर देखिए आप, अगर नल स्पेस दो वेक्टर्स के आइसोमॉर्फिक हैं, इसका मतलब क्या हुआ, W1 आइसोमॉर्फिक टू W2 मींस डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2। ओके, अब वो कन्वर्स पूछ रहा है, सो डज दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2? नहीं, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आप B की डायमेंशन को 3 ले लीजिए। ओके, तो मैं दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, T1 इक्वल टू ये दे रहा हूँ, मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, 1 0 0 0, सॉरी 0 निलपोटेंट भी लिखने हैं, हाँ, ये मत भूलिएगा क्योंकि ये निलपोटेंट ऑपरेटर है, T1 T2 भी निलपोटेंट ऑपरेटर्स, अभी इसका यूज नहीं हुआ है। तो मैं जब मैं इनका एग्जांपल लिखूंगा तो निलपोटेंट लिखने होंगे मुझे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आई थिंक आई हैव टू टेक एग्जांपल ऑफ, मैं 4 का लेता हूँ, शायद 4 में सही बनेगा, राइट, देन आई विल टेल यू हाउ आई डिड इट। ओके, अब आप मुझे बता सकते हैं कि
इनके नल स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, देखिए मैं आपको बताऊं। डायमेंशन ऑफ W1, नल स्पेस की डायमेंशन होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0, राइट। ये सबको पता होगा नल स्पेस की डायमेंशन के बारे में, एवरीवन नोज दिस, राइट। किसी को ऐसा तो नहीं पता है। और ये देखो मैंने ऑलरेडी ऐसे, हाँ यस यस प्लीज, या डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ सर। या प्लीज आस्क। नहीं सर, सर पता है ऑलरेडी। ओके पता है, ओके गुड। सो तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इस केस में जो मैंने लिया है तो T1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? देखो बोलिए, कोई बता सकता है कितनी है? ओके मैं बता रहा हूँ, देखिए ठीक है। ये मैंने जो T1 T2 लिए हैं ऑलरेडी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में है। अपनी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखनी होती है तो जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 देखिए, जो भी आइगन वैल्यूज है ना। तो कितने हैं? 2 जॉर्डन ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, देखिए, है ना, राइट। दिखाई दे रहे हैं 2 जॉर्डन ब्लॉक्स। ओके, सो इसका मतलब डायमेंशन W1 क्या है? 2 है। डायमेंशन W2 क्या है? फिर देखिए जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू, ओके ये ब्लॉक, इसमें तो 3 ब्लॉक आ रहे हैं हमारे पास, राइट। 1 ब्लॉक एंड दिस इज द लास्ट वन, 2 ब्लॉक आ रहे हैं। क्योंकि रैंक भी सेम आ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, फाइन फाइन, इट इज फाइन, सॉरी। सो डायमेंशन ऑफ W2 इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0, इट इज 2, राइट। मैंने क्या किया है, देखो एक ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, तो दोनों की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है, राइट। यहाँ तक आप लोग एग्री करते हैं ना? फिर आगे बोल रहा हूँ मैं कि क्यों वो नहीं है सिमिलर। ओके, सो व्हाट इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ T1? MTX बता सकते हैं आप लोग? क्या होगी मिनिमल पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर होगी, यू कैन चेक, ओके। मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर होगी। अगर आपने जॉर्डन कैनिकल फॉर्म किया तब तो आपको एकदम पता लग ही गया होगा, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके 0 आ रहा है। और इसकी क्या होगी, वो बोलिए। इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, वो होगी एक्स का क्यूब। आप करके देख सकते हैं, राइट। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, नहीं तो जॉर्डन कैनिकल आप फॉर्म से आपको पता है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है उस, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर होता है ना, उस ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक कम से कम क्या होता है, अवेलेबल होता है, राइट। तो 3 ऑर्डर का है तो 3 कम होनी चाहिए इसकी। नहीं तो आप देख लीजिए, दूसरे में तो ये 0 आ नहीं रहा, राइट। तीसरे में ये 0 हो जाएगा, मतलब आप इसका 3 बार स्क्वायर करेंगे ना T2 का, T2 क्यूब इक्वल टू 0 होगा, ओके। T2 नॉट इक्वल टू 0। सो इनकी मिनिमल पॉलिनोमियल डिफरेंट है ना। सो MT1x इज नॉट इक्वल टू MT2x। सो क्योंकि अगर ये सिमिलर होते तो इनकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती, फिर सेम होती, राइट। डिफरेंट मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। तो अब आते हैं हम दूसरे और तीसरे ऑप्शन में, देखिए W1 W2 आर आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस, तो उन T1 T2 हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल बोला है, तो ये गलत, मतलब फेल से है ये, राइट। हमने दिखा दिया कि मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो जरूरी नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब W1 और W2 V के इक्वल हो, इसका मतलब जानते हैं आप, W1 एंड W2 V के इक्वल हो, T1 भी 0 हो जाएगा, T2 भी 0 हो जाएगा, राइट। ये तो मतलब हुआ, देखो कि इसके अंदर अगर इसका मतलब क्या हुआ, T1 सारे वेक्टर्स को क्या कर रहा है, V के 0% कर रहा है, राइट। समझ रहे हैं ना? अगर V1 इक्वल टू 0 है तो TV1 इक्वल टू 0 फॉर एवरी V होगा, एंड ऐसे ही TV2 T2V इक्वल टू 0 फॉर एवरी V बिलोंग्स टू V होगा। तो इसका मतलब होगा T1 T2 क्या है, 0 है। तो सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे ही, राइट। जैसे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को क्या लिख सकते हैं आप, आई 0 I इनवर्स, ओके। सो इसलिए ये भी ट्रू है। एंड लास्ट वाला कहता है कि इफ W1 एंड W2 आर आइसोमॉर्फिक देन T1 एंड T2 हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। देखो W1 W2 आइसोमॉर्फिक हो या नहीं हो ना, T1 और T2 की तो सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होंगी ही। क्या होंगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आप जानते हैं? CX होगी हमेशा, जो डायमेंशन है ना n, मान लीजिए उसको x टू द पावर n होगी, क्योंकि जो आपके पास निलपोटेंट ऑपरेटर्स होते हैं उन सभी की आइगन वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सारी आइगन वैल्यू 0 होती है। तो
दोनों निलपोटेंट ऑपरेटर हैं तो दोनों की सारी एगन वैल्यू 0 और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या होगी? सेम होगी। ये नहीं भी होगा ना तब भी ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम ही होगी, ठीक है? सो T1 T2 है ऑलवेज सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, तो ये भी ट्रू है आपका। तो आपका जो आंसर था वो ये था, ठीक है? अब आप पूछिए, आपको किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है कि जॉर्डन कैनिकल फॉर्म कैसे बनाएं, या किसी चीज में भी कोई भी डाउट है, या आपका कोई सजेशन इसको ऐसे भी किया जा सकता था? थर्ड ऑप्शन दोबारा बता दो। थर्ड ऑप्शन दोबारा बता दो। थर्ड ऑप्शन देखिए ना, जैसे आपका W1 क्या दिया है? नल स्पेस दिया है। इसने बोला है W1 V के इक्वल है, तो इसका मतलब T1 क्या कर रहा है? सारे वेक्टर्स को ना V से V में सारे वेक्टर्स को TV इक्वल टू 0 आ रहा है, T1 V इक्वल टू फॉर ऑल V। तो इसका मतलब जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है ना T1। ऐसे ही T2 के लिए भी अगर W2 V है तो T2 भी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अपने सिमिलर तो होता ही है ना, सिमिलरिटी का रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस होता है। जैसे आप जीरो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को ओ लिखता हूं मैं, ओ को आप ये नहीं लिख सकती आई जीरो आई इनवर्स। क्लियर? तो T1 T2 सिमिलर होंगे ही, क्योंकि दोनों जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है उस केस में। ठीक है, चलिए, तो ये वाला भी क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। अब मैं आगे वाला क्वेश्चन करता हूँ। हाँ,